प्रीवियस सेक्शन में हमने स्पीशीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा, पॉपुलेशन का पढ़ा और जीन पूल का पढ़ा। और अब इस लेक्चर के अंदर हम मेंडल की जेनेटिक्स के ऊपर बात करेंगे। मेंडल एक प्रीस्ट थे, जैसे आप यूं समझ लें जैसे मुसलमानों के आलिम होते हैं, इसी तरह वो ईसाइयों के आलिम थे। और उन्होंने जो उनका गिरजाघर था ना, गिरजाघर का एक लान था, उसके अंदर वो मटर के पौधे उगाते थे। अब वो क्या करते थे कि मटर के एक पौधे को दूसरे पौधे के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, क्रॉस करवाते थे तो जो उसके अगले मटर के पौधे पैदा होते थे ना, उसमें वो देखता था कि ये जो नया पौधा पैदा हुआ है ये अपने जो पेरेंट्स पौधे थे उनके साथ किस तरह से मिलता जुलता है, जो बाप वाले या माँ वाले जो ट्रेड्स थे क्या वो इसके अंदर आया है नहीं आया है, कौन सा ट्रेड आया है कौन सा नहीं आया है। तो मेंडल यही स्टडी करता रहता था। अब हुआ ये कि मेंडल ने अपने तमाम एक्सपेरिमेंट्स के लिए मटर का पौधा इस्तेमाल किया। मटर का पौधा इस्तेमाल करने की खास वजूहात हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, इट इज इजी टू कल्टीवेट। हमें जैसे हम दूसरे पौधों को, दूसरी फसलें उगाते हैं, दूसरे फ्रूट्स उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए। किसी के लिए ज़मीन ये वाली चाहिए, अगर ये नहीं होगी तो ये पौधा नहीं उगेगा। खास पीएच की ज़रूरत होती है, खास एक वाटर लेवल की ज़रूरत होती है, यानी कुछ पौधों के लिए। लेकिन ये जो पौधे थे, जो मेंडल ने मटर का चूज किया, उसको ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान था, उसके लिए इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, इसलिए उसने ये वाला पौधा चूज किया। दूसरे नंबर पे ये फ्लावर्स हर्मेफ्रोडाइट है। हर्मेफ्रोडाइट उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर दोनों मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो। कैसे? मसलन जो मेल पार्ट होता है, हमें पता है किसी फ्लावर का मेल पार्ट जो होता है उसको हम स्टेमन कहते हैं, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम कार्पल बोलते हैं। स्टेमन और कार्पल। तो जो मेंडल ने मटर का पौधा इस्तेमाल किया तो उसको एक ही पौधे के अंदर, वही पौधा मर्द भी होता है, वही पौधा औरत भी होता है। ये मैं वैसे कहता हूँ, मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे के अंदर सेक्सेस हैं, यानी कि मेल जो स्टेमन जो है या स्पर्म है वो भी इसी पौधे के अंदर है। ये एग है या कार्पल जो है, कार्पल और एग, क्योंकि एग कार्पल के अंदर हो रहा है इसलिए मैं एग की बात कर रहा हूँ, तो एग भी उसी पौधे के अंदर है, इसलिए हम इसको हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं। एग और स्पर्म एक ही पौधे के अंदर है। तीसरे नंबर पे ये पौधा सेल्फ फर्टिलाइजिंग है नेचुरली, यानी ये अगर पौधा लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पौधा लगा हुआ है, इस पौधे के ऊपर ये एक कोई भी फूल मैं लगा रहा हूँ, इस फूल के ऊपर ये स्टेमन भी इसी पौधे के अपने हैं और इस पौधे की ये कार्पल भी अपनी। अब क्या होगा, यहीं से स्टेमन जो है, यहाँ पे स्टेमन के अंदर स्पर्म होते हैं और इसके अंदर एग होते हैं, तो यहीं से जो स्पर्म है वो इसी पौधे के उसी फूल के ऊपर या इसी पौधे के किसी दूसरे फूल के ऊपर गिर जाएंगे। यानी ये स्टेमन अगर इधर गिरे हैं तो यहाँ पे जो कार्पल होगी उसके अंदर ये एग होगा और एग को ये फर्टिलाइज कर देंगे, और ये वाला जो एग जाइगोट बना के फिर एक नया पौधा बना देगा। इसको हम बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यानी जब किसी पौधे के उसी के स्पर्म उसी के एग को ही फर्टिलाइज कर दें तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजिंग। तो सेल्फ फर्टिलाइजिंग के लिए पौधे के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो इंतहाई आसान हो जाती है। तो ये पौधा सेल्फ फर्टिलाइजिंग था, लेकिन इसको दूसरे पौधों के साथ भी क्रॉस किया जा सकता था, यानी मटर के दूसरे पौधों के साथ। फिर मेंडल ने इसको यूज किया इसलिए क्योंकि दो जनरेशंस के दरमियान गैप थोड़ा था। कैसे कि अगर पेरेंट्स हैं उनको उसने क्रॉस करवाया है ना, तो उनसे जो आगे नस्ल बढ़ेगी पौधों की, उनके दरमियान थोड़ा सा गैप होता था, ज्यादा महीने ज्यादा नहीं चाहिए होते थे, तो थोड़े ही टाइम में ढेर सारी जनरेशन को प्रोड्यूस किया जा सकता था। इसलिए भी क्योंकि आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमें बहुत तेज़ी से चाहिए होती हैं, ताकि हमारे एक्सपेरिमेंट्स उसको आसानी से एक्सपेरिमेंट्स को किया जा सके। अगर वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो मटेरियल है वो जो आपको चाहिए, अगर उसको प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो वो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा सिलेक्ट नहीं किया जाता क्योंकि उसको वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो ये वाला पौधा जो था, इसके गैप जनरेशन के दरमियान कम था। एक नस्ल से दूसरी नस्ल, एक जनरेशन से दूसरी बनी है ना, तो उसके दरमियान जो गैप था थोड़े महीने थे, और उसको वो आसानी से, थोड़ा टाइम था और उसको आसानी से रेज किया जा सकता था और स्टडी किया जा सकता था कि अगर ये पेरेंट्स हैं
और ये उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो इनके दरमियान कौन सी सिमिलैरिटीज हैं, कौन से डिफरेंसेस हैं, आसानी से स्टडी किया जा सकता था थोड़े टाइम में। उसके बाद ये शार्पली डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है जो दो ऑपोजिट चीजें होती हैं। मसलन जो औरतें होती हैं, ये उनके सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक रेड और ग्रीन कलर का बड़ा जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट होता है। रेड और ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट लिया जाता है, ब्लैक और येलो का बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट होता है। तो मेंडल ने ये देखा कि जो मटर का पौधा है ना, उसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। अच्छा, शार्पली डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाज़ेह, यानी ये ऐसे ट्रेड्स थे जिसकी या तो एक शक्ल होगी या दूसरी शक्ल होगी, इन दोनों के दरमियान की कोई इंटरमीडिएट टाइप पैदा नहीं होगी। मसलन उसने जो ट्रेड्स उसने जो ट्रेड्स बनाए, जो ट्रेड्स स्टडी किए, उसने ये देखा मटर का जो पौधा है या तो वो लंबा होगा या शॉर्ट होगा। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड हो गया ना कि या टाल है या शॉर्ट है, इन दोनों के बीच में कोई और वैल्यू नहीं है, यानी ये टाल होगा या शॉर्ट होगा। इंसानों में आप देखते हैं कि कोई बंदा 5 फुट 1 इंच का है, कोई 5 फुट 2 इंच का है, कोई 3 इंच 4 इंच 5 इंच, यानी एक वैल्यू, यानी 5 से 7 5 इंच से 5 फुट से 7 फुट के दरमियान ढेर सारी रेंज आ जाती है ट्रेड्स की। 5 फुट 5 इंच 10 इंच इस तरह 6 फुट 7 फुट, यानी ढेर सारी रेंज है। तो ये इसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे। दूसरे नंबर पे था फ्लावर कलर, यानी फ्लावर कलर मटर का या तो पर्पल होता है या वो व्हाइट होता है, यानी पर्पल से व्हाइट के दरमियान कोई और कलर का पौधा नहीं होता है, उनके फ्लावर का यही कलर है। तीसरे नंबर पे फ्लावर की पोजीशन थी। आप ये देखें, एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, ये वाला जो पौधा है ना, इसके जो फूल लगते हैं, ये फ्लावर, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं पत्ते, और यहाँ पे ही ये इसके फ्लावर्स लग जाते हैं, यानी पत्तों के दरमियान यहाँ पे लग जाते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, यानी कि ये किसी ब्रांच के एंड पे नहीं लग रहे, किसी ब्रांच के एंड पे नहीं लग रहे, बल्कि ये इसकी एक्सियल पोजीशन है, यहाँ पे लगेंगे फ्लावर। अच्छा, ये जो दूसरा पौधा है, इसके अंदर ये ब्रांच निकल रही है और इस ब्रांच के बिल्कुल एंड के ऊपर ये वाला फ्लावर पैदा हो रहा है, तो ये टर्मिनल के ऊपर फ्लावर पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लावर की पोजीशन है वो है टर्मिनल। तो फ्लावर की पोजीशन या एक्सियल थी जिस तरह यहाँ पे है, या टर्मिनल थी, ये भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे। इसके अलावा कोई और फूल के लगने की कोई और सूरत हाल नहीं थी, या फूल इधर लगता था या किसी ब्रांच के टर्मिनल के ऊपर लगता था, एंड के ऊपर लगता था। उसके बाद है पॉड कलर, जो आप जो मटर की जो फली होती है जिसको आप पॉड बोलते हैं, उसकी पॉड जो होती थी उसका कलर या तो ग्रीन होता था या येलो होता था। ऐसा नहीं था कि ग्रीन की जगह पे कोई नया कलर रेड कलर का हो जाए या कोई येलो या नीले कलर की पैदा हो जाए, यानी पॉड का कलर या तो ग्रीन होगा या येलो होगा, ये भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गया। सिर्फ इनकी उसकी ट्रेट दो टाइप्स हैं इसकी। अच्छा, उसके बाद पॉड शेप है। ये जो मटर थे, आप देखते हैं कि इस मटर की जो पॉड होती है ना, मटर की पॉड इस तरह से होती है, कुछ मटर की, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए, इस तरह होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉड है और एक ये पॉड आपको नजर आ रही है। इसमें देखें कि ये वाली जो पॉड है, ये बाहर से बिल्कुल ये स्मूथ है और ये खुली हुई होती है, भरी हुई होती है, अंदर बाहर से खुली हुई होती है। और ये वाली जो है, ये बाहर से झुर्रियां हैं, इसके ऊपर कॉन्स्ट्रिक्टेड है, पिचकी हुई होगी। तो इसलिए ये जो पॉड शेप है, या तो इन्फ्लेटेड होगी या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी, इन दोनों के अलावा और कोई शेप नहीं। सीड का कलर है, जो आप उसको देखें, अगर मटर के जो सीड होता है जो आप खाते हैं मटर, उसका कलर जो है या तो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। इस तरह से सीड शेप है, या वो जो मटर का दाना होता है, या तो वो रिंकल्ड होगा यानी झुर्रियों वाला होगा, या फिर गोल होगा, बिल्कुल ठीक। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। मेंडल ने इनको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का नाम दिया, क्यों? क्योंकि इनकी क्लियर कट फॉर्म्स थी, यानी सीड शेप या तो राउंड होगी या रिंकल्ड होगी, पॉड का कलर या तो ग्रीन होगा या येलो होगा, इसको हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड कहते हैं। अब मेंडल ये स्टडी कर रहा था, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स करने थे। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मेंडल ने क्या किया, आइए देखते हैं
मेंडल ने हर ट्रेड की ना, हर ट्रेड की प्योर या ट्रू ब्रीडिंग लाइन बना दी। कैसे बना? देखिए, एक मटर का पौधा है, उसके अंदर जो पॉड है ना, उसका कलर है ग्रीन। तो उसने कुछ ऐसे पौधे पैदा किए जिन जो सारे के सारे ग्रीन कलर के थे। यानी अगर आप उस ग्रीन कलर के दो पौधे कोई से लेते, उनको आपस में क्रॉस करवाते ना, अगर सेल्फ फर्टिलाइज करवाते, तो उस सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में वही ग्रीन कलर के ही पॉड वाले पौधे पैदा होते हैं। मसलन ये देखें, ये 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 दो पौधे आपको नजर आ रहे हैं। समझाने के लिए, इन दोनों पौधों की जो पॉड है उनका कलर है ग्रीन। जब आप इनको आपस में क्रॉस करवाएंगे ना, तो आगे इनके जितने भी पौधे पैदा होंगे, सबके जो पॉड्स हैं उनका ग्रीन कलर होगा। तो ऐसी नस्ल को, ये जो नस्ल है, इसको नस्ल को लाइन भी बोलते हैं। ये जो नस्ल है, ये जो जनरेशन है, इसको ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलते हैं। क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्यों? क्योंकि इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स इफ सेल्फ फर्टिलाइज। यानी इनको अगर सेल्फ फर्टिलाइज करें तो आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पैदा होंगे वो सारे के सारे बिल्कुल इन्हीं की तरह के होंगे। तो अब देखिए, 14 ट्रेड्स हमें नजर आ रहे थे। 7 ट्रेड्स थे ना, तो 7 ट्रेड्स दो दो तरह से आ रहे थे, जैसे टाल और शॉर्ट, पर्पल और व्हाइट, यानी टोटल हमारे पास 14 ट्रेड्स हो गए। उसने 14 डिफरेंट तरह के पौधों की पॉपुलेशंस पैदा की। ठीक, जैसे एक पॉपुलेशन ढेर सारे पौधे टाल के पैदा किए, ट्रू ब्रीडिंग लाइन इसकी पैदा की। इसी तरह शॉर्ट की ट्रू ब्रीडिंग लाइन, इसी तरह पर्पल फ्लावर कलर वाले की, व्हाइट फ्लावर, इसी तरह 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस उसने पैदा की और उनके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट्स किए। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के बाद मेंडल के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून उसने बनाया। ये जो कानून हैं, ये जेनेटिक्स में एक इंतहाई कलीदी हैसियत रखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन जेनेटिक्स, और उसको बेस मानकर वो आगे फर्दर जेनेटिक्स के ऊपर काम हुआ था। उन लॉज का नाम एक है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।